हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 6। टॉपिक हमारा है नॉर्थ अमेरिका, जहां पर लोकेशन, एरिया, पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स, इसका पार्ट 2 हम देखेंगे। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में। फिजिकल फीचर्स यहाँ देखा जाए तो 4 डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं। 4 मेजर फिजिकल डिवीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है वो है द कैनेडियन और लॉरेंशियल शील्ड। कैनेडियन या लॉरेंशियल शील्ड की हम बात करें तो देखिए, ये वाला जो रीजन हमारा है ये कैनेडियन या लॉरेंशियल शील्ड में आता है। क्लियर है। बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो रीजन है वो कैसा है, ये प्लेट्यू रीजन है, साथ ही साथ स्नो कवर्ड रीजन है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा हम बात करें वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम या वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो ये जो वेस्टर्न है, हमको क्या दिख रहा है वेस्ट साइड में, पूरा ब्राउन कलर से शो हो रहा है ना, ये क्या है, माउंटेन्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम या वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, जब क्या है, माउंटेन्स जो है उनकी पूरी चेन देखने को मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्डिलेरास। इसीलिए इसको इस नाम से हम जानते हैं, वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम या वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। तो वेस्टर्न पार्ट हम देखें पूरा पूरा क्या है, इसी से कवर है। नेक्स्ट है द ईस्टर्न हाईलैंड्स और एपलेशियन माउंटेन्स। ठीक है, ईस्टर्न हाईलैंड्स या एपलेशियन माउंटेन्स वाला जो रीजन है वो हमारा ये वाला रीजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, द सेंट्रल लोलैंड्स और ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स। तो लोलैंड्स या ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स की बात हम करें तो ये वाला जो रीजन है वो हमारा इसी में आता है। क्लियर है। अब 1 बाय 1 डिटेल में सबको देखते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कैनेडियन या लॉरेंशियल शील्ड के बारे में। ठीक है, तो दिस रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम द हडसन बे साउथवर्ड टू द ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इसके पहले ग्रेट लेक्स कहाँ देखा था, ये देखा था, है ना, ये आपका ग्रेट लेक वाला रीजन है, हडसन बे ये है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कैनेडियन शील्ड वाला जो रीजन है वो हमारा यहाँ तक आता है। जैसा हमने समझा है कि मेनली क्या है, ये प्लेट्यू रीजन है और यहाँ पर आइस, ग्लेशियर्स ये सब पाए जाते थे। द शील्ड इज सेमी सर्कुलर इन अपीयरेंस विथ रॉकी हिल्स। क्लियर है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रॉकी हिल्स जो हैं वो पाई जाएंगी, क्योंकि ये क्या है, प्लेट्यू वाला रीजन है। एंटायर रीजन हैज बीन worn डाउन बाय आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। देखिए क्या है, ये वाले रीजन को अगर हम देखें तो बेसिकली यहाँ पर आइस शीट जो है वो पाई जाती है। इसी वजह से अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्लांट्स वगैरह के पर्पस से हम देखें तो छोटी छोटी ग्रास जो है वो पाई जाती है। जैसे क्या है, आइस शीट जो है वो बिछी हुई है, अगर उसको हटाया जाए, क्योंकि उसमें नीचे क्या है, नीचे सॉइल है, वो सॉइल में नमी रहती है, उस नमी की वजह से छोटी छोटी ग्रास जो है वो पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे रेंडियर हो गए या यहाँ के अदर एनिमल्स अगर आप देखेंगे तो आइस जो है वो हटाकर छोटी छोटी जो ग्रास होती है उसको खाते हुए दिखते हैं। ठीक है, दिस हैज रिजल्टेड इन द लोवरिंग ऑफ इट्स हाइट। तो ये क्या है, समय के साथ क्या है, इसकी हाइट जो है वो कम होती गई, जहां पर सी लेवल से 3 to 400 मीटर तक इसकी हाइट जो है वो एवरेज हाइट अभी है। सरफेस ऑफ द लैंड कंसिस्ट ऑफ मेनी डीप हॉलोज ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पर क्या है, इसकी सरफेस की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे गड्ढे जो हैं वो पाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जब आइस एज आपने मूवी शायद देखी होगी, तो आइस एज पहले क्या था, पहले आइस एज था। ठीक है, सब जगह क्या था, बर्फ ही थी। जब आइस एज जो है इसका अंत हुआ, कब, लगभग 12,000 ईयर पहले। तो आइस एज का जब अंत हुआ उस दौरान क्या हुआ, यहाँ के जो गड्ढे थे वो, आइस एज का अंत हुआ तो आइस जो है वो मेल्ट होने लगी जगह जगह से। तो जो गड्ढे यहाँ पर बने हुए थे, अगर उनकी बात हम करें तो उन्हीं गड्ढों में पानी भर गया, जिससे कई सारी यहाँ पर लेक्स जो हैं वो बन गई। तो कैनेडियन शील्ड की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैनेडियन शील्ड जहाँ पर अगर देखा जाए तो टुंड्रा बायोम पाया जाता है। टुंड्रा बायोम यानी कि देखा जाए तो ये बहुत ही ठंडे वाले रीजन है। वैसे भी क्या है, ये आपके नॉर्थ पोल की तरफ पड़ रहे हैं ना, तो अगर हम इधर देखें तो ये काफ़ी ठंडा ये वाला रीजन जो है इसमें आता है। ये आपका अलास्का जो है वो भी इसी में आता है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्थ में आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैनेडियन शील्ड जो है ना, कैनेडियन शील्ड बेसिकली देखा जाए तो यही वाला रीजन जो है वो मेन है। तो कैनेडियन शील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने अभी क्या देखा कि ग्लेशियर वगैरह जो है इनके मेल्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो यहाँ पर गड्ढे बने थे उनमें पानी भर गया और उसी से क्या है, कई सारी लेक्स जो है वो बनी। इनमें से आपकी 5 ग्रेट लेक्स जो है वो
आती हैं 5 ग्रेट लेक्स, पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा। इन 5 ग्रेट लेक्स की पोजीशन जो है वो भी आपको ध्यान रहे, साथ ही साथ इनके नाम भी आपको ध्यान रहने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए, तो हम बात कर रहे हैं 5 ग्रेट लेक्स जो हैं वो। इसके अलावा लेक विनिपेग, विनिपेग लेक जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आपकी विनिपेग लेक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रेट बियर लेक। ठीक है, एक आपकी क्या हो गई, ग्रेट बियर लेक की बात हम लोग कर रहे हैं। ये आपकी ग्रेट लेक यहाँ पर है, ग्रेट विनिपेग ये हो गई, और ग्रेट स्लेव ये हो गई, ग्रेट बियर लेक जो है वो यहाँ पर है। क्लियर है? चलिए, तो हमने बात किया ग्रेट विनिपेग, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव एंड लेक अथाबास्का। अथाबास्का कहाँ आएगी? ये आएगी। तो देखिए, ये पूरा जो है आपके कैनेडियन शील्ड में ही आ रहा है। ग्रेट लेक हो गई, विनिपेग हो गई, और ये अथाबास्का हो गई, यहाँ पर स्लेव हो गई, यहाँ पर बियर। ठीक है, तो सब में देखिए ग्रेट 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 इधर लगा है। ये ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, इधर ग्रेट लेक हो गई आपकी, बाकी लेक अथाबास्का, और आपकी ग्रेट लेक विनिपेग। ठीक है, तो ये लेक्स जो हैं वो इसी वजह से आगे बनी। 5 लेक्स, जिनमें 5 लेक्स जो कि आपकी ग्रेट लेक्स है, उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर से हम लोग यहाँ पर रिपीट कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिया भी है, तो इस बार एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 5 लेक्स दैट मेक अप द ग्रेट लेक्स आर लेक, कौन सी? ह्यूरॉन, और आपकी ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, एरी है एंड सुपीरियर। सुपीरियर जो कि दुनिया की जो फ्रेश वाटर वाली लेक है उनमें नंबर 1 पर आती है। क्लियर है? चलिए, तो एक बार इसको हम लोग क्या करें, देख ही लेते हैं फिर से। चलिए, ये आ गया, अब आपको शायद यहाँ पर क्लियर दिखेगा, है ना? तो इसको अगर हम देखें, ये आपकी ग्रेट लेक है। ग्रेट लेक में ये सुपीरियर हो गई आपकी, मिशिगन हो गई, यहाँ पर ह्यूरॉन हो गई, यहाँ पर एरी हो गई एंड ओंटारियो हो गई। क्लियर है? 1 आपकी सुपीरियर, 2 ह्यूरॉन, नीचे आ गई मिशिगन, इधर आगे आते हैं एरी एंड ओंटारियो। ये 5 लेक्स जो है वो हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विनिपेग हो गई, यहाँ पर अथाबास्का है, स्लेव लेक है एंड ग्रेट बियर लेक है। क्लियर है? तो ये लेक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बनी इसी प्रोसेस से। अच्छा, कैनेडियन शील्ड इज रिच इन बोथ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो दोनों ही मामले में बहुत रिच है। देखिए, लेक्स जो हैं हमने देखा ही, और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनका स्टोर हाउस पाया जाता है। क्यों? बेसिकली देखा जाए तो हमने अभी इसके पहले शायद हम लोगों ने जिक्र नहीं किया, वो रह गया। हाँ, यहाँ पर रह गया। यहाँ पर रॉकी हिल्स जो है वो तो पाई जाती हैं, लेकिन देखा जाए नोइंग जो सबसे पुरानी रॉक्स पाई जाती हैं उनमें से ये एक है। कैनेडियन शील्ड में रॉक्स जो है, जो बहुत पुरानी रॉक्स पाई जाती हैं उनमें से एक है। तो यहाँ पर स्टोर हाउस पाया जाता है कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी का। तो इस तरीके से ये काफ़ी रिच है, किसमें? मिनरल एंड वाटर दोनों में। चलिए, तो बात करते हैं फिजिकल फीचर में ही। सेकंड नंबर पर आते हैं जो कि है वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम या वेस्टर्न कॉर्डिलेरास। ठीक है, तो वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इधर की तरफ क्या है, माउंटेन्स होंगे। बिल्कुल, ये वेस्टर्न की तरफ हम देखें, हमें क्या है, माउंटेन एरिया ही पूरा दिख रहा है, या इसको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास क्यों कहते हैं? एक तो वेस्टर्न साइड में है पहली चीज, यहाँ पर क्या है कि पूरा हमको माउंटेन की चेन जो है वो देखने को मिल रही। तो कॉर्डिलेरास, ठीक है, यहाँ पर कॉर्डिलेरा जो ये वर्ड है, अगर इसकी बात करें तो कॉर्डिलेरा वर्ड जो है ये स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब है रोप या चेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पूरी पूरी हमको चेन ही देखने को मिलती है माउंटेन्स की, इसीलिए इसको वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के नाम से जानते हैं। चलिए, आइए देखते हैं अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर अलास्का इन द नॉर्थ एंड द इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये रीजन जो थे वो हमने शुरू में ही डिस्कस किए थे, कहाँ पर अलास्का है, कहाँ इस्थमस ऑफ पनामा है। ठीक है, इस्थमस ऑफ पनामा क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो देखिए, ये वाला जो रीजन है ये क्या है, यूएसए के अंडर में ही आता है ना। ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, और ये भी क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट है। तो यहीं पर क्या है, अलास्का रेंज जो है वो यहाँ से आती है। एक आपको यहाँ पर क्या है, ब्रुक्स रेंज दिखेगी, बट ज़्यादा आप नहीं जानेंगे, वरना रेंज तो बहुत सारी हैं, बट बेसिकली आपके में जो दिया है आप अभी उसके बारे में जानिए। ठीक है, तो आते हैं हम, अलास्का रेंज है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखिए कोस्ट माउंटेन्स जो हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, कोस्ट माउंटेन्स पाए जाते हैं, यहीं पर आपको और भी मिलेगा, लेकिन हम लोग और में नहीं जाएंगे, वरना मैकेंजी वगैरह जो है वो भी यहाँ पर है।
आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे, ज़्यादा नहीं कवर करते क्योंकि पहले आप लोग जो इसको कैच करेंगे। तो अलास्का वाला जो रीजन है यहाँ पर अलास्का रेंज, सिंपल। इससे आगे बढ़ेंगे तो कोस्ट माउंटेन्स जो है इसको हम ले लेंगे। सी से नेक्स्ट सी जो है वो हमें मिलेगा, क्या है वो है कास्केड, ठीक है। ये कोस्ट माउंटेन्स हो गए। यहाँ पर आपको मिलती है क्या, कास्केड रेंज, ठीक है। कास्केड रेंज से जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यूएस वाले पोर्शन में आएगा, ये आपका आएगा सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा, ठीक है। और यहीं पर ये क्या है, रॉकी माउंटेन जो है इनकी आपको रेंज दिखेगी। ये पूरा क्या है, रॉकी माउंटेन की रेंज है जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। फर्स्ट कौन सी है, तो ये आपकी रॉकी है। जब आप पढ़ेंगे साउथ अमेरिका तो एंडीज है, तो एंडीज जो है वो फर्स्ट नंबर पर है माउंटेन रेंज, एंड सेकंड जो है वो है रॉकी। अब हिमालय किस नंबर पर आता है, हिमालय आता है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। चलिए, तो ये देखा जाए तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है कौन सी, रॉकी। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको नहीं भूलना है, क्लियर है। तो अलास्का के बाद आप आते हैं कोस्ट माउंटेन्स, उसके बाद आते हैं कास्केड, ठीक है। तो कोस्टल रीजन है ही, तो हम सबसे पहले अलास्का के बाद कोस्ट को पकड़ते हैं। कोस्ट के बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, कास्केड। कास्केड के बाद आएंगे हम सियरा नेवादा। सियरा नेवादा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सियरा नेवादा की हम बात करें तो ये क्या है, बेसिकली अगर हम लोग सियरा नेवादा को देखें तो यहाँ पर क्या है, प्लेट्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है किसके लिए, सिल्वर माइंस के लिए बहुत फेमस है। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रेंज जो है वो ये पाई जाती है ना, पूरा नॉर्थ से लेकर हम आ रहे हैं नीचे साउथ की तरफ, वेस्टर्न पार्ट में, है ना। एक चीज़ हम लोगों ने देखा, स्ट्रेचेस अ सीरीज ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है उनकी पूरी हमको सीरीज जो है वो देखने को मिलती है। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, जो बाद में बने हैं, पहली चीज है ना। उसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, याद है, आई थिंक कि आपको याद होगा, पहले के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है कि पहला तो हम आते हैं फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो टकराती हैं आपस में और क्या है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आती जाती हैं, और इस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन्स जो क्या है, लैंड होती है, लैंड में दरारें पड़ जाती हैं, कोई पोर्शन जो है वो क्या है, नीचे बैठ जाएगा, कोई पोर्शन ऊपर रहेगा, है ना। तो जो ऊपर है वो क्या है, वही आपके ब्लॉक माउंटेन्स हैं, जो नीचे बैठ गया वो क्या हो गया, वो आपका प्लेट्यू वाला रीजन बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनते हैं कौन से आपके ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो टकराती हैं और चढ़ती चली जाती हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, सॉरी फोल्ड माउंटेन्स, है ना। चलिए, तो ये आपकी यंग फोल्ड माउंटेन की यहाँ पर क्या है, पूरी सीरीज जो है वो पाई जाती है। चलिए, माउंटेन रेंज दैट फॉर्म ऑफ द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, जो कि हमने अभी समझा कि यहाँ पर ये बनता है। अच्छा, द टर्म इज नाउ यूज्ड टू रेफर द पैरेलल रेंज विज, जैसे कि अलास्का रेंज है, अभी हम लोगों ने देखा, कोस्ट रेंज है, सियरा नेवादा है, कास्केड है एंड रॉकीज है। ये जो हमारे वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हैं, अगर हम इनकी बात करें तो आइए देखते हैं कि इनकी रेंज क्या है। देखिए, वेस्टर्न कॉर्डिलेराज जो हैं वो आगे चलते हैं, देखा जाए तो 6500 किलोमीटर नॉर्थ अमेरिका, और आगे ये कंटिन्यू होते हैं एंडीज के रूप में, कहाँ पर, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों, हम लोगों ने अभी बात किया ना कि वेस्टर्न जो हमारा पार्ट है उधर की तरफ हम देखें तो आपके अलास्का रेंज से ये स्टार्ट होता है, नॉर्थ अमेरिका पूरा लेता है, फिर साउथ अमेरिका तक जाता है, जहाँ पर हमने रेंज की भी बात की कि यहाँ पर रॉकीज जो है वो सेकंड नंबर पर है, और वही आगे कंटिन्यू होता है जिसको हम लोग साउथ अमेरिका में एंडीज के नाम से जानते हैं, जो कि फर्स्ट कह सकते हैं दुनिया की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। क्लियर है। चलिए, देयर आर मेनी एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज जो हैं वो पाए जाते हैं, और इसके अलावा देखा जाए तो अर्थक्वेक सिस्टम भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये क्या है, पैसिफिक ओशन के पास में पड़ते हैं, और यहीं पर क्या है, रिंग ऑफ फायर जो है वो ये बनाते हैं, ठीक है। तो रिंग ऑफ फायर, देयर आर मेनी एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज एंड हॉट स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल्सो अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक इन फैक्ट लाइंग वेरी क्लोज टू द पैसिफिक कोस्ट, जो कि क्या है, इट फॉर्म पार्ट ऑफ द
पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्या है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ये जो है ये माउंटेन रेंज जो पूरी हमने अभी देखी, ये आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है ना, नॉर्थ अमेरिका, इधर आते हैं साउथ अमेरिका वाला पार्ट है। अब यहाँ बेसिकली हम देखें तो यहाँ पर क्या है, एक ये रिंग बनती है जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर हम देखें अर्थक्वेक है या फिर हम बात करें किसकी, वोल्केनो की बात करें, तो ये चीज़ें हमें और जगह भी देखने को मिलती हैं, बट बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ये वाला जो रीजन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कौन सा रीजन है समझ में आ रहा है आपको ना? अभी हमने क्या देखा था, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर ये बेरिंग स्ट्रेट है ना, वही वाला, ये एशिया और इधर आपका अमेरिका वाला रीजन है। क्लियर है? तो ये यहाँ से आता है कहाँ से, न्यूजीलैंड से। बेसिकली देखा जाए तो ये रिंग जो है न्यूजीलैंड, फिर आगे आप देखते हैं टोंग ट्रेंच जो है, उससे आगे बढ़ते हुए फिलीपीन हो गया, जापान हो गया, यहाँ एल्यूशियन ट्रेंच जो है, इस तरीके से ये रिंग ऑफ फायर जो है ये बनती है। यहाँ देखा जाए तो वोल्केनो वगैरह जो है ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इससे डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही इस तरीके की पोजीशन जो है वो बनती रहती है, और ये रिंग जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो बन रहा है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब ये जो वेस्टर्न रेंज हमने देखी माउंटेन्स की, यहीं पर, ठीक है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो हैं यहीं पर देखें तो बहुत सारे इसके पैरेलल प्लेटॉक्स और बेसिन्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। प्लेटॉक्स यानी कि वही पठार है ना, तो प्लेटॉक्स और बेसिन्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं इनके बीच में। यहाँ पर हम बात करें अलास्का रेंज, ठीक है, अलास्का रेंज अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये अलास्का वाला रीजन, यहाँ पर ये अलास्का रेंज है ना। पेन चेंज कर लिया जाए, हाँ पेन चेंज कर लेते। ये आपकी अलास्का रेंज है, यहाँ पर ब्रुक्स रेंज है, इसके बीच में अलास्का प्लेट्यू जो है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बीच में अलास्का प्लेट्यू जो है वो पाया जाता है, और यहीं पर ये जो अलास्का रेंज आपकी है यहीं पर माउंट मैकिनली पाया जाता है। ठीक है, जो कि नॉर्थ का हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनली जो है ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि इसी अलास्का रेंज जो है यहाँ पर पाया जाता है। क्लियर है? इसका नाम अगर हम देखें तो माउंट मैकिनली था, लेकिन अभी 2015 से इसका नाम जो है वो चेंज करके डेनाली रख दिया, जिसका नाम है जिसका मीनिंग होता है हाई वन। ठीक है, सबसे ऊंचा। तो अभी हम लोगों ने ये देखा भी कि नॉर्थ अमेरिका का माउंट मैकिनली जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया डेनाली, जिसका मीनिंग है हाई वन। ठीक है, रॉकीज आर द ईस्टर्न मोस्ट रेंज। क्लियर है, हमने इसके पहले भी देखा था। तो यही जो रेंज है, ठीक है, इसके ईस्ट की तरफ चल पड़ रहा ना, तो रॉकी जो है वो क्या है, ईस्टर्न मोस्ट इसकी रेंज है, जहां पर बहुत सारे आर द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्डिलेरास, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कॉर्डिलेरास है बिटवीन द रेंज अलोंग द पैसिफिक कोस्ट। यहाँ पर हम देखें पैसिफिक कोस्ट जो है इसके साथ बहुत सारी ये जो रेंजेस गई हैं, इनके बीच में बहुत सारे प्लेट्यू जो हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर है? बिटवीन द रेंज अलोंग द पैसिफिक कोस्ट एंड रॉकीज आर सेवरल इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स। इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स का मतलब क्या है, जो ये माउंटेन्स हैं इनके बीच में जो प्लेट्यू बनते हैं इसको हम इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स क्या होते हैं, जो माउंटेन्स हैं इनके बीच में जो प्लेटॉक्स बनते हैं इन्हें हम इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पर बात करें हम लोग कोलंबियन प्लेट्यू, कोलंबियन प्लेट्यू जो है ये कहाँ पर बन रहा है, हमने कहा यहाँ पर बहुत सारे इंटरमाउंटेन प्लेटॉक्स पाए जाते हैं। क्लियर है? तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, कोलंबियन प्लेट्यू। कोलंबियन प्लेट्यू जो है ये आपका ये रॉकी माउंटेन जो है ये है, यहीं पर हमने क्या देखा था, कास्केड रेंज देखी थी, है ना, रॉकी माउंटेन्स की रेंज, कास्केड रेंज, इनके बीच में बनता है क्या, इनके बीच में बनता है ये आपका कोलंबियन प्लेट्यू। नेक्स्ट हम आते हैं कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है बेसिन्स वगैरह भी बनते हैं, तो कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये सेरा नेवादा, इसके पहले हमने डिस्कस किया था, है ना, सेरा नेवादा जो है और ये इधर रॉकी माउंटेन्स जो है इनकी रेंज के बीच में ये क्या बनता है, कोलोराडो प्लेट्यू जो है ये बनते हैं। यहीं पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन पर्वतों के बीच में, इन माउंटेन्स के बीच में नहीं बनते हैं, वो इधर ओजाक वगैरह है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात करें, इंटर माउंटेन प्लेट्यू की। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू में हमने किसका नाम देखा, हमने यहाँ पर कोलंबिया
प्लेट्यू और साथ ही साथ हमने बात किया किसके, कोलंबियन प्लेट्यू और कोलोराडो प्लेट्यू जो है इसके बारे में हमने जाना। एंड बेसिन सच एज द ग्रेट बेसिन, और कई सारे ग्रेट बेसिन जो है वो बनते हैं। अब देखिए ग्रेट बेसिन की हम बात कर रहे हैं, है ना। जो प्लेट्यू होते हैं, प्लेट्यू किस तरीके के होते हैं आप जानते हैं, है ना। तो जो प्लेट्यू होते हैं अगर इनकी बात करें, स्टीप स्लोप पाया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कह सकते हैं गॉर्ज और एंड कैनन्स जो है ये बनते हैं। गॉर्ज कैनन्स आपने पहले भी पढ़ा है, गहरी घाटियां जो हैं वो बनती हैं जिनके बीच से क्या है रिवर्स जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गहरी घाटियां बनती हैं जो कि क्या है काफ़ी ज़्यादा नैरो होती हैं, स्टीप होती हैं। गॉर्ज और कैनन्स की अगर हम बात करें, दोनों इसी तरीके की है, नैरो है, स्टीप है, बीच से रिवर जा रही है। लेकिन कैनन्स जब ये गॉर्ज जो है वो और गहरे होते जाते हैं, इन्हीं को हम कैनन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट जो फिजिकल हमारा फीचर है वो है क्या, ईस्टर्न हाईलैंड्स या एपलेशियन माउंटेन्स, ठीक है। ईस्टर्न हाईलैंड्स या एपलेशियन माउंटेन्स, देखिए क्या है ईस्टर्न पार्ट में ये पड़ रहा है, इसका रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक आता है ये हम पहले देख लेते हैं। देखिए एपलेशियन माउंटेन्स की अगर हम बात करें या ईस्टर्न हाईलैंड्स, ये वाला जो रीजन है यहाँ तक ये आपका पूरा कवर होता है। क्लियर है। चलिए आइए देख लेते हैं कंपेयर टू द वेस्टर्न कॉर्डिलेराज। वेस्टर्न कॉर्डिलेराज हमने यहाँ पर देखा, इसकी अपेक्षा अगर एपलेशियन माउंटेन्स को हम देखें या ईस्टर्न हाईलैंड्स को हम देखें, ये इसकी अपेक्षा क्या है, लोअर है, इससे ये नीचे है, ठीक है। ये वाले क्या है, इधर आपके वेस्टर्न कॉर्डिलेराज ये ज़्यादा आपके ऊंचे हैं। अच्छा इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर एवरेज हाइट जो है वो 1200 टू 1500 मीटर तक पाई जाती है। पैरेलल ये पाए जाते हैं ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट फ्रॉम न्यूफाउंडलैंड इन द नॉर्थ एंड अल्बामा जॉर्जिया इन द साउथ। देखिए क्या है कि यहाँ पर आपका न्यूफाउंडलैंड है, यहाँ से ये आते हैं इधर तक आपका साउथ में लगभग आते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन जो है ये कवर करते हैं। माउंटेन रेंज यहाँ पर 2575 किलोमीटर है लॉन्ग एंड इट्स हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंट मिशेल, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट मिशेल है, जो कि 2037 मीटर तक है, ठीक है। तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पहले क्या था, ये भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन जैसा हमने इसके पहले समझा आइस एज जो है, आइस एज के चलते ये धीरे धीरे क्या है डाउन होने लगे, ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो मेल्ट होने लगे और इस तरीके से इनकी हाइट जो है वो आगे क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनके चलते इनकी हाइट जो है वो कम हो गई। क्लियर है। आइस एज जहाँ पर हमने देखा कि धीरे धीरे जैसे जैसे क्या है साउथ की तरफ हम चलते गए, वैसे वैसे क्या हुआ कि आइस जो है वो वाला पोर्शन जो है वो खत्म होता गया। हालांकि नॉर्थ हम देखें ये क्या है, ये अभी भी यहाँ पर आइस वाला पोर्शन जो है वो पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ठंड इधर पाई जाती है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे साउथ की तरफ गए वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पर कम होता चला गया नीचे उतरते उतरते, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने क्या देखा, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो है ये क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं और जो कि क्या है बाद में बने हैं। और यहीं पर हम बात करें एपलेशियन माउंटेन्स की, तो एपलेशियन माउंटेन्स जो हैं ये किस तरीके के हैं, ये जो है ये आपके ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर किस तरीके का रीजन जो है वो आपको मिलता है। तो यहाँ देखिए माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि देखिए कोस्टल रीजन भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है पूरा पूरा पहाड़ी इलाका ही है, ठीक। इधर हम देख रहे हैं कोस्टल प्लेन्स भी हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर प्लेट्यू भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है ये भी मिल रहा है, इधर अटलांटिक ओशन जो है ये भी मिल रहा है, यहीं पास में बहुत सारी लेक्स जो है ये भी आपको मिल रही हैं। तो इस वजह से ये वाला रीजन जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर मॉइस्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी जो ईस्टर्न स्लोप है इनको हम देखें, ठीक है। ईस्टर्न स्लोप ऑफ द ईस्टर्न हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड के ईस्टर्न स्लोप जो है ये आपका ईस्टर्न हाईलैंड है, जिसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। इनके स्लोप जो है वो देखा जाए ईस्टर्न स्लोप्स हैं, ठीक है। ईस्टर्न स्लोप जो किधर है, अटलांटिक ओशन की तरफ है, यानी कि कोई ऐसा ऊंचा ये माउंटेन है जिसका स्लोप जो है अटलांटिक ओशन की तरफ है। क्लियर है। जहां पर ये रिवर्स जो है वो हाईलैंड जो है इनके निचले हिस्से में बहती हैं, जो कि कहां पर आती हैं, पीडमॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर पीडमॉन्ट प्लेट्यू जो है इधर की तरफ इनका बहाव
होता है, ठीक है, लोकेटेड एट द फुट ऑफ द हाईलैंड्स बिफोर डिसेंडिंग टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल। तो यहाँ पर क्या है, सीरीज ऑफ वाटरफॉल जो है वो हमें देखने को मिलती है। सीरीज ऑफ वाटरफॉल कैसे, इधर की तरफ क्या है, बहुत सारी रिवर्स जो है वो मिलती हैं, यहीं पर क्या है, लेक्स जो है वो मिलती हैं। अभी ये जो ग्रेट लेक्स हमने देखा वो इसी रीजन में आती है ना। ये जो ग्रेट लेक्स है इनका हम देखें, इनका बहाव जो है, यहीं खासतौर से हम बात करें एरी की, एरी जहाँ पर क्या है नियाग्रा वाटरफॉल जो है ये बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर वाटरफॉल बनता है जो कि आगे क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनकी हेल्प से जनरेट की जाती है। चूंकि यहाँ पर क्या है कई सारे वाटरफॉल्स वगैरह जो है वो पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग फॉल लाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। एपलेशियंस आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स। तो जो ये एपलेशियन है ये मिनरल्स में भी काफी रिच है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि है सेंट्रल लोलैंड या ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स। तो देखिए इसके पहले हमने क्या क्या देख लिया, हमने इसके पहले देख लिया, सबसे पहले हमने जिक्र किया था यहाँ पर कैनेडियन शील्ड का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने वेस्टर्न कॉर्डिलेरास जो हैं इनको देखा, फिर हमने एपलेशियन माउंटेन्स वाला रीजन देखा, है ना। अब आता है हमारा ग्रेट सेंट्रल प्लेन या फिर सेंट्रल लोलैंड्स, ठीक है। तो सेंट्रल लोलैंड्स जो है वो ये वाला जो रीजन हमारा बच रहा है ना, इनके बीच में ये आता है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए जो यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह पाए जाते हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पर हडसन बे है, नॉर्थ की तरफ देखें हडसन बे से ये चलता है और यहाँ पर कहाँ तक आ रहा है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको तक आता है। क्लियर है। चलिए, सेंट्रल लोलैंड एक्सटेंड फ्रॉम द हडसन बे इन द नॉर्थ एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। यहाँ पर डिस्टेंस हम देखें लगभग कितना आ रहा है, 6000 किलोमीटर तक इसका डिस्टेंस आ रहा है। इसकी चौड़ाई की हम लोग बात करें तो इसकी चौड़ाई लगभग 2000 किलोमीटर है। चौड़ाई देखेंगे तो 2000 किलोमीटर तक है। प्लेन्स यहाँ पर ज़्यादा हायर है, किधर, वेस्ट की तरफ, ठीक है। ये प्लेन्स जो है अगर हम देखें वेस्ट की तरफ ये ज़्यादा ऊंचे हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्लोप की। स्लोप, कनाडा का स्लोप अगर हम देखते हैं तो कनाडा का स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ है। वहीं पर हम बात करते हैं यूएसए का स्लोप, ठीक है। तो यूएसए प्लेन्स जो है इनका स्लोप हमें किधर दिखता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ दिखता है। कैसे, जो रिवर्स होती है वो स्लोप जानने का बहुत अच्छा तरीका है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कनाडा की तरफ, इधर की तरफ जैसे हम बात करें मैकेंजी रिवर, अभी जो मैकेंजी रिवर है इसका बहाव जो है ये किधर आता है, आर्टिक ओशन की तरफ, यानी कि नॉर्थ की तरफ बहाव है ना। तो नॉर्थ की तरफ बहाव है, इसका मतलब कि स्लोप जो है वो नॉर्थ की तरफ है। अब यहीं पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिसिसिपी, है ना, मिसिसिपी, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर्स में से आती है ना। तो मिसिसिपी और यहाँ पर इधर क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो मिसिसिपी जो है इसका अगर हम देखते हैं बहाव जो है वो कहाँ पर आता है, वो आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो यूएसए जहाँ पर मिसिसिपी जो रिवर पाई जाती है इसका हमको बहाव किधर दिख रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी इसका स्लोप जो है वो साउथ की तरफ होता है। मिसिसिपी देखा जाए तो लार्जेस्ट रिवर है किधर की, नॉर्थ अमेरिका की। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अब रिवर्स के बारे में। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका देखे बहुत सारी रिवर्स है, बड़ी छोटी हर तरीके की, बट अगर हम बड़ी रिवर्स की बात करें तो बड़ी रिवर्स यहाँ पर मेन जो है बहुत सारी हैं, बट हम लोग कुछ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, मिसिसिपी आती है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो मैकेंजी है, कोलंबिया एंड कोलोराडो, जो हम लोग प्लेट्यू पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जिक्र किया था कि यहाँ पर क्या है बहुत सारे बेसिन्स भी पाए जाते हैं। तो कोलंबिया रिवर है, कोलोराडो रिवर है, इधर मैकेंजी हो गई, मिसिसिपी हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई, ये ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखिए है बहुत सारी, बट अभी आपकी स्टार्टिंग है इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग लेके नहीं चलेंगे, उतना ही लेंगे जितना आपकी बुक में दिया है। पहले आपकी पकड़ जो है इस पे बनेगी, फिर आप आगे देखेंगे, ठीक है। तो रिवर ड्रेनिंग जो कि क्या है, नॉर्थ वर्ड इनटू द आर्कटिक ओशन या हडसन बे में जो जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ मैकेंजी रिवर जो है ये आर्कटिक ओशन की तरफ ड्रेन होती है। वहीं पर यहाँ हम बात करेंगे, इधर आपकी नेल्सन रिवर है, ठीक है। कौन सी है, नेल्सन, जो कि कहाँ जाती है, ड्रेन होती है हडसन बे में ड्रेन होती है, ठीक है। अब वो रिवर्स जो कि ईस्टवर्ड इनटू द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, उसमें आती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आने वाली जो रिवर्स हैं, जैसे ये आपकी सेंट लॉरेंस, ये जो आपकी जो आपकी ग्रेट लेक्स है, तो ये सारा जो है ड्रेन होता है सेंट लॉरेंस के जरिए आगे जाता है। और भी कुछ रिवर्स जो है वो उसको सेंट लॉरेंस जो है वो कनेक्ट करते हुए, और इसका ड्रेन जो है वो आपका आता है किधर की तरफ, अटलांटिक ओशन की तरफ, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गई। यहीं से ही क्या है, हडसन रिवर जो है ये भी है। यहीं पर हम देखें ईस्ट की तरफ हमने देखा फॉल लाइंस है ना, तो फॉल लाइंस वाली रिवर जैसे पोटोमैक है, डेलावेयर है, इधर आपकी पोटोमैक है, डेलावेयर, तो ये सब जो है ये कहाँ पर आती हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ ये ड्रेन होती हैं। क्लियर है? चलिए आइए देख लेते हैं। तो सेंट लॉरेंस, हडसन एंड द फॉल लाइन रिवर्स लाइक पोटोमैक एंड डेलावेयर, ये सारी हो गई। सेंट लॉरेंस रिवर जो है कनेक्ट करती है ग्रेट लेक्स, है ना, सेंट लॉरेंस रिवर कनेक्ट्स एंड ड्रेन्स द ग्रेट लेक्स। तो यहाँ पर हमने देखा इसके पहले कि सेंट लॉरेंस जो है ये ग्रेट लेक्स जो है इनसे कनेक्ट होती है और ड्रेन इनके जरिए होता है। बेसिकली अगर हम देखें ये जो सेंट लॉरेंस है, इधर अटलांटिक ओशन की तरफ हमको ये ड्रेन दिख रहा है, ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज में आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने देखा ये ग्रेट लेक्स जो हैं उससे क्या है, ये कनेक्टेड होता है ओशन से, जिसकी वजह से ट्रेड जो है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो इनलैंड वाटरवेज में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं उन रिवर्स की। हमने ईस्ट और नॉर्थ की देख लिया, अब हम बात करेंगे पैसिफिक ओशन में ड्रेन होने वाली वेस्ट और साउथ वेस्ट की जो रिवर्स हैं उनके बारे में। क्लियर है? तो चलिए आइए देखते हैं। ये आपका हो गया पैसिफिक ओशन। यहाँ पर हम बात करें, फ्रेसर हो गई, ठीक है, कोलंबिया है, यूकोन हो गई, और यहाँ पर हम बात करें यहीं पर स्नेक। फिर से वही चीज़ कि हैं बहुत सारी, बट हम लोग उतना ही लेंगे जितना आपके चैप्टर में है, ठीक है। तो यहाँ से स्नेक जो है वो जाती है। तो ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ किधर ड्रेन होती है, पैसिफिक ओशन की तरफ ड्रेन होती हैं। अब हम बात करते हैं उन रिवर्स की जो आती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, ठीक है। तो रिवर ड्रेनिंग साउथ एंड साउथ ईस्ट वर्ड, ठीक है, इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, साउथ एंड साउथ ईस्ट से जो आ रही हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिसिसिपी एंड मिसौरी। देखिए मिसिसिपी जो है ये काफ़ी लंबी लॉन्ग रिवर है, इसमें पानी जो है वो भी बहुत ज़्यादा, एक होता है लार्जेस्ट होता है, एक लॉन्गेस्ट होता है, दोनों उस मायने में ही आती है। वहीं पर हम बात करें मिसौरी, मिसौरी का नाम जो है जल्दी नहीं आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर अब वैसे हम देखें तो मिसिसिपी जो है ये उसकी ट्रिब्यूटरी है, वरना ये भी क्या है, ये भी काफ़ी लॉन्ग रिवर है, ठीक है। चलिए आइए, फिलहाल हम बात कर रहे थे मिसौरी, मिसिसिपी और इनकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो हैं जो कि आती हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, ठीक है। तो इनकी ट्रिब्यूटरीज में ओहियो हो गई, इधर क्या हो गई, रेड इसकी ट्रिब्यूटरी में ही हो गई, इधर रियो ग्रांडे हो गई। तो ये सभी जो हैं किधर ड्रेन होती हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ, जो आपकी साउथ और साउथ ईस्ट वाली रिवर्स हैं, ठीक है। तो अब हमने बात किया इन रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, और ये जो ट्रिब्यूटरीज रही इनके बारे में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, नॉर्थ अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनकी वजह से वहाँ का एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, इनकी वजह से वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई। कैसे? क्योंकि भाई रिवर्स है, इनकी वजह से फर्टाइल लैंड जो है वो मिलेगी ही। क्लियर है? रिवर्स के आसपास लैंड फर्टाइल होती है, इसके अलावा इरिगेशन के लिए भी पानी अच्छा मिल जा रहा है, तो एक तो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही। अब एग्रीकल्चर पे भी हमने देखा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी डिपेंड होता है। क्लियर है? इंडस्ट्रीज़ जो कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है उस पर डिपेंड है ही। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, भाई ये जो रिवर्स हैं इनकी वजह से क्या है, फॉल्स बनते हैं, और उन फॉल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। तो यहाँ पर हम देखें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ रही नॉर्थ अमेरिका की इन रिवर्स की वजह से, इन लेक्स की वजह से। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर केस स्टडी है यहाँ पर लंबरजैक्स ऑफ कनाडा। तो लंबरजैक्स ऑफ कनाडा, इसको जानेंगे सबसे पहले लंबरिंग जो है ये जानेंगे। तो लंबरिंग जो है वो एक प्रोसेस है, लंबरजैक हम आगे जानेंगे। लंबरिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें पेड़ों को काटना, उनसे आगे और सारे प्रोसेस के बाद नया प्रोडक्ट जो है वो तैयार करना, ये सारा कुछ जो है वो लंबरिंग में आता है। अच्छा, लंबरिंग में सिर्फ इतना ही नहीं आता पेड़ों के काटने से नया प्रोडक्ट तक बनाना, बल्कि पेड़ों को लगाना, उनकी प्लांटिंग जो है वो भी आता है, उनको डिजीज से बचाना भी आता है, और उसी में ये भी आता है कि अक्सर आपने सुना होगा जंगलों में क्या है, आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं, तो उससे भी
ही बचाना, ये सारा कुछ जो है वो आता है लंबरिंग में। कनाडा में देखें तो लंबरिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब जहाँ पर इकोनॉमिक हमने कह दिया तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कनाडा में, जहाँ पर कोनिफेरस या टैगा। अब देखिए जो भी ठंडी जगह होती है, अभी हम लोगों ने सारा कुछ समझा ना कि इधर का क्लाइमेट जो होगा किस तरीके का हो सकता है, मतलब इधर हम देख रहे हैं नॉर्थ पोल जो है उसके पास ये पड़ रहा है, तो ये रीजन जो है वो कैसा है, ये ठंडा है ना। तो जो ठंडी जगह होती है वहाँ के ट्रीज अगर हम देखें तो कैसे होते हैं, कोन शेप में होते हैं, तो उन्हें हम कोनिफेरस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कोनिफेरस या टैगा फॉरेस्ट जो है वो इसमें आते हैं कनाडा के, जिसमें कौन से कुछ ट्रीज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उनको समझ लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है ना कि कोनिफेरस ट्रीज जो है उनके नाम बताइए, या टैगा फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज के नाम बताइए, या फिर ये किसके एग्जाम्पल हैं, कैसे फॉरेस्ट के वो बताइए, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, लंबरिंग, लंबरजैक्स, ये सारा कुछ यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं, स्प्रूस है, जैकपाइन है, हेमलॉक है, सीडर है एंड पॉपुलर है इसके एग्जाम्पल, जो कि यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर लगाए जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो बेल्ट है, किस बेल्ट में ये फैले हैं, किस रीजन में ये फैले हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये जो आपका व्हाइट से शो हो रहा है वो ये पूरा क्या है, कनाडा जो है उसको शो कर रहा है। अभी सब कुछ हम लोगों ने देखा ना, यहाँ क्या है, यहाँ हडसन बे आपका है, इधर क्या है, इधर आपका पैसिफिक कोस्ट है, इधर आपका क्या है, ईस्ट की तरफ हम देखें तो कौन सा है, अटलांटिक, है ना। तो अगर हम इसकी बेल्ट की बात कर रहे हैं तो इसकी बेल्ट जो है फाउंड इन ब्रॉड कंटिन्यूस बेल्ट फ्रॉम द पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्ट, वेस्ट में पैसिफिक कोस्ट एंड ईस्ट की तरफ हम जाते हैं तो अटलांटिक कोस्ट, ठीक है। तो ये हमें दिख भी रहा है कि कितनी बड़ी बेल्ट में ये फैला है। अच्छा, रीजन्स की बात करें, कौन कौन से रीजन्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किन रीजन्स में ये बड़े लेवल पर पाए जाते हैं, तो जैसे कि आपका हो गया क्या, ओंटारियो, यहाँ भी हम लोगों ने देखा था ना, ये हमारी कौन सी 5 ग्रेट लेक्स, है ना। तो ये इधर ओंटारियो वाला हो गया हिस्सा, ये हो गया क्यूबेक वाला, और ये वाला आपका रीजन जो है ब्रिटिश कोलंबिया, ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यहाँ के जो ट्रीज हैं उनमें से 60% जो हैं वो कोनिफेरस ट्रीज जो हैं उसके ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मतलब वही पाए जाते हैं। अच्छा, लंबरिंग इज़ अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी, लंबरिंग जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है, और मतलब एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है जो कि करने वाले, जो इस प्रोसेस लंबरिंग वाले काम में जो लोग लगे हुए हैं उनको हम लंबरजैक्स के नाम से जानते हैं या लंबरमैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लंबरजैक्स या लंबरमैन उनको कहा जाता है। उनकी लाइफ हम देखें तो बहुत ही टफ होता है, क्योंकि ये जो लंबरिंग होता है ना, इसका सीजन जो है वो कौन सा होता है, विंटर्स होता है। तो विंटर्स में ये काम होता है, जैसा हमने समझा कि पेड़ों को काट के फिर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, उनको फिर लॉग में चेंज करना, उनको दूर में ले जाना, ये सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ही टफ होता है। एक तो देखिए बहुत ही विंटर, जब ठंड वाला समय होता है उस दौरान ये सारा कुछ करना होता है। उनकी लाइफ जो होती है, उनका देखिए काम जो है वो हार्ड वर्क है। इसके अलावा उनकी लाइफ जो है वो भी कहा जाए तो काफ़ी टफ होती है, भाई अपनी फैमिली से दूर रहना, ये सारा कुछ काम जो है वो करना, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, आज के टाइम में हम देखें तो भाई पेड़ों को काटने के लिए मशीनें हैं, आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भाई लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई, अब उनको दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियाँ हैं, है ना। पहले ये चीज़ें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, ये प्रोसेस पूरा जो था वो बहुत ही टफ था, तो इनकी लाइफ जो थी वो पहले के टाइम में काफ़ी टफ थी। आज भी हम देखें भाई विंटर्स में काम करना है तो टफ तो रहेगा, लेकिन हाँ, जो मशीनें हैं, गाड़ियाँ हैं, उन्होंने क्या किया है, इनकी लाइफ थोड़ा सा इजी कर दिया है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लंबरिंग सीजन की। तो लंबरिंग सीजन जो है ये बेसिकली विंटर्स के दौरान किया जाता है। देखिए उस दौरान क्या होता है कि लकड़ियाँ जो हैं इनमें सैप, जैसे अगर आप देखेंगे गीली लकड़ी और बिल्कुल सूखी लकड़ी है ना, तो उसमें अंतर दिखता है। तो सैप जो है वो अंदर जम जाता है, ठीक है, ठंड होने की वजह से, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो जम जाता है, जिसकी वजह से इनको काटना क्या है, इजी होता है। क्लियर है। अच्छा, लंबरिंग इज ट्रेडिशनली डन इन विंटर सीजन। इस दौरान क्या है, एयर भी क्या है, फ्रेश होती है। बेसिकली हम देखें तो जो हमको कीड़े मकोड़े जो दिखते हैं ज़्यादा कब दिखते हैं, गर्मियों में। ठंडियों में क्या है, वो सब नहीं दिखते हैं ज़्यादा, है ना। तो इसलिए भी क्या है कि एयर जो है वो क्लीन होती है, कीड़े वगैरह भी नहीं होते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं दिखते हैं। तो इस वजह से ये उस दौरान क्या है, ईजी होता है। इनको काट के पेड़ों को काट कर और खींच कर फिर इनको ले जाया जाता है, जो रिवर्स होती हैं वहाँ पर डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये क्या है, धीरे जमे होते हैं और धीरे धीरे आगे ये मेल्ट होते हैं। इस समय में क्या है, इनको काटना, इनको खींचना, ये चीज़ें जो हैं वो ईजी होती हैं। अब जैसा हमने समझा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस काम में लगे हुए होते हैं। एक्चुअल लॉगिंग इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 100 days इन विंटर। तो
कई सारे लोग जो हैं इसमें लगे होते हैं, और इसके अलावा अगर देखें तो 100 डेज के अंदर इस काम को कर लेना होता है, क्योंकि हमने देखा इसके लिए जो कंडीशन चाहिए होती हैं वो इस दौरान ही मिलती हैं, इसलिए विंटर्स के जो 100 डेज होते हैं उसी में इसको कर लेना होता है। अच्छा, तो बात करते हैं हम लोग द वर्क ऑफ लंबरजैक्स। तो लंबरजैक्स जो है ये कई सारे स्टेजेस इसमें होते हैं। ऑब्वियस है कि भाई पेड़ को लगाना, पेड़ को काटना और आगे का प्रोसेस, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम देखें 4 स्टेजेस जो है, 4 कैटेगरीज जो हैं वो आगे हम देखेंगे। चलिए, तो लंबरिंग के चारों स्टेप्स जो हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे, चारों कैटेगरीज जो हैं उसको समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाई रिगर्स। हाई रिगर्स यहाँ पर क्या होता है? हाई रिगर्स इस प्रोसेस में लोग जो है वो पेड़ों पर चढ़ते हैं, उसकी जो ब्रांचेस हैं पहले उनको काटते हैं, फिर आते हैं उनके ट्रंक्स पर। तो पहले ब्रांचेस जो होती हैं उनको काट दिया जाता है। फिर बात करते हैं सावर्स और बकर्स। तो सावर्स या बकर्स जो है ये क्या करते हैं? ये लेंथ जो है ट्रीज की, उसको कोनिफेरस ट्रीज जो होते हैं इनकी लेंथ जो है उसको नापते हैं, 1 to 5 मीटर जो है ये एरिया लेते हैं और फिर आगे इनकी कटिंग ये करते हैं। फिर होते हैं स्किडर्स। अब ये स्किडर्स क्या करते हैं? जो कटा हुआ पोर्शन होता है इन सबको वो कलेक्ट करते हैं और खींच कर फिर उसके बाद ये ले जाते हैं किन जगहों पर? जैसे रेलवे लाइन्स हो गई, रोड्स हो गई और नदी के किनारे जो है ऐसी जगहों पर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो चूंकि क्या है ये जमे हुए होते हैं, रिवर भी जमी होती है तो उसके आसपास ये ले जाते हैं। हॉलर्स और ट्रांसपोर्टर्स की बात हम करें तो हॉलर्स और ट्रांसपोर्टर्स जो है वो उनका काम क्या होता है? इंश्योर करते हैं ट्रांसफर। ये जो लंबर्स हैं या फिर ये जो लकड़ियां होती है, अगर इनकी बात करें, ये जो लॉग्स हैं इनको क्या है रिवर्स तक ले जाते हैं, तब तक ले जाते हैं जब तक क्या वो फैक्ट्रीज या फिर सॉ मिल्स जो है वहां तक नहीं पहुंच जाते। अब यहाँ पर कटिंग की बात अगर हम करें, देखिए सॉज एंड एक्सेस जो है इसका यूज करते हैं, यानी कुल्हाड़ी और सॉज जो कि आरी होती है इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है? तो इसके जरिए इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ हॉलर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स जो है देखा जाए तो ये लकड़ियों का यूज करते हैं इसके लिए, भाई इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, या फिर अपने पैरों का यूज करते हैं जिसमें पैरों से धक्का देते हुए ले जाना है। जहां पर वो यूज करते हैं किसका? नुकीले जो शूज होते हैं उसका, जिससे उनके पैरों में चोट भी ना लगे। चलिए, तो बात करते हैं लाइफ ऑफ लंबरजैक्स। लंबरजैक्स जो होते हैं यानी कि जो प्रोसेस करने वाले जो लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है उसको जानेंगे। सबसे पहला कि इनके घर कैसे होते हैं। इनके घर जो होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं। ठीक है, लॉग हाउसेज होते हैं जहां पर ठंड जो है वो पड़ती है, आइस पड़ती है। तो किसी जगह पर क्या है आइस रहेगी तो ठंडक ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए इनकी रूफ जो है वो कैसी होती है? स्लोपी होती है, जिसपे क्या है बर्फ जो है वो ना रुके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इनके हाउस जो है स्लाइटली थोड़ा सा ऊंचे बनाए जाते हैं कि जो कोल्ड सरफेस है उसके कांटेक्ट में ना आए। और बाकी अगर हम देखें लाइफ जैसे और लोगों की होती है, भाई काम पर जाना है तो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी उठकर अपना नाश्ता वगैरह किया और अपने काम पर निकल गए। 3 to 4 ग्रुप में ये होते हैं। 3 to 4 लंबरजैक जो है वो दिन भर में देखा जाए तो डजन्स ट्रीज जो हैं उनकी कटिंग वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद शाम होती है, शाम को ये वापस आते हैं, फिर से अपना खाना पीना खा लिए, बेसिकली जैसी लोगों की लाइफ होती है। खाना खाया, फिर आगे कैंप फायर हो गया, खेलना हो गया, ये एक दूसरे से बातचीत हो गई, इस तरीके के काम करते हैं। पास्ट में देखें तो इनकी लाइफ जो थी वो बहुत ज़्यादा टफ थी। क्यों टफ थी? तब मशीनें वगैरह जो थी वो नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। आज के टाइम में देखें इलेक्ट्रिक वाली जो आरी होती है वो होती है, ईजिली उससे कटिंग हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा ये लॉग्स जो इकट्ठा हो जाते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। आज के टाइम में गाड़ियाँ हैं, क्रेन है, इनके जरिए ट्रैक्टर्स हैं, इनके जरिए ये चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। अब इनके रहने की बात करते हैं तो रहने में घर हमने देखा इस तरीके से होता है। इसके अलावा अगर देखें तो इनके घर बने होते हैं लकड़ी के, उसके साथ ही साथ आसपास ट्रैक्टर जिसका ये यूज़ करते हैं सामान को ले आने के लिए, तो उस ट्रैक्टर के लिए शेड जो है वो बना कर रखते हैं। लॉग्स इकट्ठा करने के लिए स्टोर हाउस करते हैं। आगे के जो प्रोसेस है उन सब के लिए उस तरीके का अपना इंतज़ाम जो है वो करते हैं यहाँ पर। तो जैसा हमने समझा, पहले ये चीज़ें बहुत मुश्किल थी, आज मशीनों की वजह से, गाड़ियाँ जो है इनकी अवेलेबिलिटी है, तो ये सारी चीज़ों के होने की वजह से आज जो है इनकी लाइफ जो है पहले की अपेक्षा काफ़ी ईजी हो चुकी है। चलिए, तो बात करते हैं यूज़ ऑफ लंबर। लंबर जो है इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला कि जो 1 मीटर के लॉग्स होते हैं इनका पल्प निकाला जाता है, जिनसे आगे पेपर्स बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, कनाडा,
जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूज़ प्रिंट का, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा काफ़ी बेल्ट में है ना, जो ये बेल्ट कॉनिफेरस ट्रीज वाली पाई जाती है या टेगा फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं, अगर इसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी डेवलप है और इसी वजह से वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूज़ प्रिंट का। इसके बाद क्यूबेक एंड ओंटारियो, इनको क्या है हमने मैप में पहले देखा है, तो क्यूबेक एंड ओंटारियो जो है इंपॉर्टेंट सेंटर हैं इसके। यहीं पर हम बात करें वेस्टर्न कनाडा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डगलस फीर हो गया, हेमलॉक हो गया, स्प्रूस हो गया, सीडर हो गया, ये पाए जाते हैं और इसी वजह से ये वाला जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में इसकी फैक्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई, वो पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी टिम्बर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत सारी। इसके अलावा कुछ और मेन सेंटर्स की बात हम करें तो नेल्सन हो गया, वैंकूवर हो गया, न्यू वेस्टमिंस्टर हो गया। इसके अलावा मॉन्ट्रियल, ठीक है, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, इनका हम लोगों ने पहले जिक्र किया था, है ना, तो मॉन्ट्रियल है, टोरंटो है, लंदन है, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर इसका काम जो है वो बड़े लेवल पर किया जाता है। बेसिकली देखा जाए तो रेयॉन क्या है, सिंथेटिक फाइबर है, तो उसका काम यहाँ पर किया जाता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर द मेन प्रोडक्शन सेंटर ऑफ कनाडा। कनाडा के मेन प्रोडक्शन सेंटर किस चीज़ के लिए, लंबरजैक के लिए। तो देखिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है एंड टोरंटो, ये मेन सेंटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहाँ से क्या है मेजर पल्प, न्यूज़प्रिंट, टिम्बर, फर्नीचर एंड पेपर प्रोडक्शन सेंटर जो कि कनाडा में, उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए ओटावा, हॉल, पेम्ब्रोक, कॉर्नवेल, सेंट जॉन, बैथर्स्ट, लिवरपूल, ग्रैंड फॉल्स, कॉर्नर ब्रूक, ये सभी हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें कनाडा जो है फोर्थ लार्जेस्ट, ध्यान रखिएगा, कनाडा जो है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके मामले में और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पेपर का, कहाँ पर, भेजने के लिए, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। तो कनाडा प्रोडक्शन के मामले में हम देखें तो फोर्थ नंबर पर आता है और वहीं पर पेपर जो है एक्सपोर्ट करने के मामले में देखें तो नंबर 1 पर आता है। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट की। तो देखिए कनाडा जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर क्या है प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसी में खप जाएगा, सरप्लस नहीं बचेगा। सरप्लस का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ हमारे पास है, हमारे यूज़ के बाद भी वो बच रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सरप्लस। जो बच रहा है वो होता है सरप्लस। तो यहाँ पर सरप्लस के लिए काफ़ी ज़्यादा बचता है। अब चाहे हम बात करें लकड़ियों की या उससे जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं उन दोनों की बात हम करें, तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच जाती हैं। इसलिए कनाडा जो है उसका एक्सपोर्ट जो है वो बड़े लेवल पर करता है और इसीलिए हमने देखा कि पेपर एक्सपोर्ट के मामले में कनाडा जो है वो नंबर 1 पर है ना, वर्ल्ड में। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको एक्सपोर्ट करता है। मेन किनको एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो कनाडा एक्सपोर्ट्स इट्स सरप्लस टू द यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया और इसके अलावा अदर कंट्रीज़ जो है जहाँ पर भी क्या है इसकी शॉर्टेज है। ऑब्वियस है कि शॉर्टेज जहाँ होगी वहीं पर सप्लाई होगी, है ना, वही क्या है, वही डिमांड करेगा जहाँ पर कमी होगी। तो जिन भी कंट्रीज़ के पास शॉर्टेज होती है वहाँ पर ये सप्लाई करता है। इस वजह से हम देखें तो लंबरिंग जो है वो यहाँ पर बड़े लेवल पर की जाती है और इसके अलावा लंबरिंग की वजह से इनके पास एक अच्छी खासी फॉरेन करेंसी जो है वो आती है, यानी कि फॉरेन ट्रेड में इनको इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।